ओके, ये कैलकुलेशन के हवाले से ये हमारा चौथा लेक्चर है उसकी सीरीज़ का, और ये फोर्थ जो लेक्चर हमारा है वो कंटिन्यू होगा। हमने लास्ट क्लास में मीडियन जो है उसका अनग्रुप डेटा का हमने ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स दोनों का हमने किया। मैंने ऑड नंबर का तो आपको दे दिया था, एग्जाम्पल दे दी थी। अब मैं आपको इवन नंबर की एक एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आप उसको जो है वो घर पे सॉल्व कर लें। इसके बाद मैं अभी आपको फिर नया सवाल करवा रही हूँ। हम ग्रुप डेटा करेंगे, मीडियन का करेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा रही हूँ। मैं लिख के देती हूँ आपको डेटा ताकि जो है वो आप इसमें मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। 52, 61, 49, 42, 46, 56, 58 and 48। ये डेटा देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वैल्यूज़ है, ठीक है। n इक्वल्स टू 10, ये क्या है? इवन नंबर्स, ठीक है। ये इवन नंबर का डेटा है, इसलिए अब इसके 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप अरेंज द डेटा, सेकेंड स्टेप अरेंज करने के बाद n+1 डिवाइडेड बाई 2 में डालेंगे। फिर जो वैल्यू आएगी, 2 वैल्यूज़ आएंगी ना, क्या आएगा? ये 10 है तो आप देखिएगा कौन सा आएगा। जो 2 वैल्यूज़ होंगी उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका मीडियन आएगा। 3 स्टेप्स होंगे इसके, ठीक है, दिमाग में। अब हम जो है वो ग्रुप डेटा करने जा रहे हैं। इसको मैं जो है वो मिटा रही हूँ। ये मीडियन का अनग्रुप डेटा हो गया। अब हम कर रहे हैं मीडियन का ग्रुप डेटा। मीडियन ग्रुप डेटा, वैल्यूज़ में लिखती हूँ और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। अगेन इत्तेफाकी बात है, सारे मार्क्स का डेटा आ रहा है। ये भी मार्क्स का डेटा है, मैं इसमें डाल रही हूँ मार्क्स 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 and 51 to 60। फ्रीक्वेंसी 5, 15, 25, 14, 10, 3। ये आपका जो है वो 2 कॉलम्स गिवन होंगे। पहले भी कहा था ग्रुप डेटा है, गिवन होंगे, ठीक है। तो ये 2 कॉलम्स गिवन है और इसके अंदर हम जो है वो अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि क्या क्या है। अगेन इसमें आप देखें, पहला स्टेप वहाँ जो था अनग्रुप में वो था कि हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर करते थे, अरेंज करते थे डेटा को, यानी कि छोटी सी बड़ी वैल्यू या बड़ी सी छोटी वैल्यू को अरेंज करते थे। ग्रुप डेटा में आपके पास फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि ऑलरेडी डेटा अरेंज किया हुआ है। देखें 0 से 10 है, 11 to 20 है, 21 to 30 है। देखें अरेंज हुआ डेटा, तो आपके लिए ये बहुत आसानी है कि डेटा अरेंज है, ठीक है। तो आपको पहला स्टेप अरेंज वाला डेटा नहीं करना, लेकिन यहाँ पर भी पहला स्टेप है, वो पहला स्टेप आपने करना ज़रूर है। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम बनेगा। इसका फार्मूला में सारी चीज़ें दे देंगी। इसका कॉलम सिर्फ एक होगा और कॉलम का नाम है CF। CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं आपको कैलकुलेटर से करना भी बताऊंगी कि वो कैसे करते हैं। सबसे ज़्यादा आसान है करना कैलकुलेटर से, और मेरे साथ साथ रहेंगे तो समझेंगे। एक दफ़ा डायरेक्ट मैन्युअली बता देती हूँ, एक दफ़ा कैलकुलेटर से बता देती हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालना है हमें। क्यूमुलेटिव का मतलब ही ये है अक्यूमुलेट करना, जमा करना।
ठीक है। तो हम जमा करते जाएंगे वैल्यूज़ को, प्लस करते जाएंगे और उसका आंसर यहाँ लिखते जाएंगे। पहली वैल्यू हमेशा पहली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी 5, ठीक है। फिर 5 में 15 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। 15 और 5 और प्लस 25 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 45। ये तीनों के साथ ये चौथी प्लस हो जाएगी तो ये हो जाएगा 59। फिर इसके बाद ये भी प्लस हो जाएगा इसके साथ तो हो जाएगा 69 और फिर 3 तो ये हो जाएगा 72। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया? तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर उठाएं और इसके अंदर आप करें। कैसे करेंगे? पहले कैलकुलेटर में आपने पहली वैल्यू एज इट इज़ डाल दी, ठीक है। पहली वैल्यू लिख दी आपने 5 प्लस 15। जैसे ही आपने लिखी ना 5 प्लस 15 और इक्वल्स किया तो आ गया 20 आ गया। इसी के अंदर नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर दें, प्लस कर दें, लिखते जाएं। 20 लिखा, प्लस कर दिया इसके अंदर आपने 25, इक्वल्स करें, देखिए 45 आ गया। फिर दोबारा इसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू प्लस की 14 आ गया 59, प्लस किया 10 आ गई 69, प्लस किया 3 आ गया 72। देखें एक एक वैल्यू ऐड करते जाएं, इक्वल्स करें और जो आंसर आता है वहाँ लिखते जाएं। खुद ब खुद आखिरी वैल्यू जो आ जाएगी। जैसे ही यहाँ पर 3 ऐड कर लें आखिरी वैल्यू आ गया। आपको कैसे पता चलेगा ये आपने ठीक किया है? ठीक करने का इसमें जो तरीका है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी के जो टोटल करेंगे कॉलम को, ये कॉलम और लास्ट वैल्यू दोनों सेम होगी, ठीक है। इस कॉलम को टोटल करेंगे तो आखिरी वैल्यू सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने अभी इसको क्यूमुलेट किया है, सही। 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 3, इस कॉलम की 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ को मैंने प्लस किया तो देखें 72 आया। ये 72 जो है ये देखें ये दोनों मैच करता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आखिरी वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी की टोटल वैल्यू के बराबर होगी। इसका मतलब है आपने ठीक किया है काम। समझ आ रही? ठीक किया है। ये वेरिफिकेशन है। आपको सिर्फ एक कॉलम बनाना है CF का। अब इसके अंदर कौन से 2 स्टेप्स हैं? पहला स्टेप क्या है इसका? ठीक है, पहला स्टेप हमने जो है वो जैसे वहाँ पर हम निकालते थे ना ऑब्जर्वेशन नंबर, यहाँ पर भी निकलेगा ऑब्जर्वेशन नंबर, लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्वेशन नंबर को हम ऑब्जर्वेशन नंबर कहने की बजाय कहते हैं मीडियन क्लास निकलेगी या मीडियन ग्रुप का नाम देते हैं। अच्छा, इसका पहला स्टेप जो है n डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। वहाँ पर n प्लस आपका अनग्रुप डेटा में n+1 करते थे, यहाँ पर n+1 नहीं करना, सिंपल n डिवाइडेड बाय 2। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगेन पिछली दफ़ा मैंने बताया था आपको मीन में क्लासेस में कि n इज़ व्हाट? समेशन ऑफ f। फ्रीक्वेंसी के टोटल को ग्रुप डेटा में n कहते हैं। ये n भी है और ये समेशन ऑफ f भी है। तो बार बार ये गलती मत कीजिएगा, ऐसा ना लिख लीजिएगा n कितना है 1 2 3 4 5 6 n नहीं है, ये 6 क्लासेस हैं। n हमेशा फ्रीक्वेंसी के टोटल के कॉलम को n कहते हैं, ठीक है। हमारे पास ये 72 है, हमने लिख दिया 72 डिवाइड कर दिया 2 से तो ये आ गया 36 जो है वो आ गया, ठीक है। ये 36 ऑब्जर्वेशन नंबर आ गया, 36 ऑब्जर्वेशन आ गई। अब ये 36 हमें कहाँ देखनी है? ये 36 हमें देखनी है कि ये वाले कॉलम में ये देखें कि किन दो वैल्यूज़ के बीच में 36 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ देखें 20, 20 और 45 के बीच में जो है वो 36 आ रही है। एक्चुअल कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। इत्तेफाक की बातें आ सकती है लेकिन वैसे आती नहीं है, यूजुअली नहीं आती। तो अब हमें देखना है कि ये 36 जो वैल्यू है ये किन दो वैल्यूज़ के दरमियान आ रही है। ये किस में आ रही है? 20 और 45 के दरमियान आ रही है, ठीक है। तो हमें कौन सा लेना होगा? बड़ी वाली वैल्यू लेनी होगी, हमेशा याद रखिएगा। 36 के बाद वाली वैल्यू लेनी है, ये है 45। हम इसको मार्क कर लेंगे। ये हमारी मीडियन क्लास है, इसको हम कह देते हैं ये हमारा मीडियन ग्रुप है, मीडियन क्लास है। आप इसको जो भी नाम देना चाहें, लेकिन आपको इसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको फार्मूले में चीज़ें डालना नहीं आएंगी। अब मैं सेकंड स्टेप में फार्मूला लिख रही हूँ, उसमें सारी वैल्यूज़ उसके अंदर ट्रांसफ़र करके आपको बता रही हूँ। ये सेकंड स्टेप है।
ठीक है, फार्मूला बता रही हूँ कि फार्मूला क्या है। मीडियन इक्वल्स टू L प्लस I अपॉन F इंटू N डिवाइडेड बाई 2 माइनस C। L प्लस I अपॉन F इंटू N डिवाइडेड बाई 2 माइनस C ब्रैकेट क्लोज। जब तक ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व ना हो जाए, जब तक आपने आखिर की वैल्यू को प्लस नहीं करना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये याद रखें, L को हमेशा आखिर में प्लस करेंगे। व्हाट इज L, व्हाट इज I, व्हाट इज F, व्हाट इज N डिवाइडेड बाई 2 एंड व्हाट इज C, दैट इज व्हाट मेन थिंग इज। अब इसके अंदर ये L क्या है, ये चीज़ें जो हैं, बल्कि मैं आपको क्लास उसमें इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ, फिर इसके बाद वो डिस्क्रिप्शन मिटा दूंगी ताकि जो है आपके पास चीज़ें आ जाए। L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट का मतलब क्या है, ये मीडियन क्लास है, ठीक है, दिमाग में याद रखिएगा। आपने क्लास सेलेक्ट कर चुके हैं, ये पूरी मीडियन क्लास है और इस क्लास में ये दो वैल्यूज़ हैं, ये अपर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू है, ये L है। मैं इधर लिख देती हूँ, ये L है, ये U है, ठीक है। तो ये L जो है वो 21 है, ये L जो है वो 21 है, ठीक है। मैं इसलिए इधर नहीं लिख रही 21 क्योंकि फ़िलहाल मैं अभी डिस्क्रिप्शन लिख रही हूँ। फिर दूसरी चीज़ आती है F। F इज़, यहाँ वाला जो F है ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। मीडियन क्लास में क्या फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी, ये F है, ठीक है। ये L है, ये F है। तीसरा है I। I इज गैप बिटवीन अपर एंड लोअर वैल्यू। दो वैल्यूज है ना, अपर है और लोअर है, इन दोनों वैल्यूज के दरमियान का जो गैप है उसको आप कहते हैं I, ठीक है, I। अब I इसके अंदर क्या है, 21 और 30। अब ये याद रखिएगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट डेटा है और मैंने कहा था हमेशा डिस्क्रीट डेटा में आपको दोनों वैल्यूज़ काउंट करनी पड़ेंगी, तो हमने हाथ से काउंट कर लेना है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10 का गैप है। अगर आप इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो ये 9 का गैप आएगा। तो याद रखें, इसको आपने कैलकुलेटर से नहीं काउंट कीजिएगा, आप हाथ से काउंट कीजिएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर में हमेशा 1 वैल्यू लेस आएगी इस डिस्क्रीट डेटा में, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा का मतलब यह है कि ये 30 है, इसके बाद ये 31 है, इसको डिस्क्रीट कहते हैं। और कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, ये 30 है तो यहाँ पर भी 30 होगा, ठीक है। उसके अंदर आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपने हाथ से कैलकुलेट करना है, क्योंकि 21 भी इंक्लूसिव है और 30 भी इंक्लूसिव है। इसका मतलब है 21 को भी काउंट करना है और 30 को भी काउंट करना है। अगेन 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10, ठीक है। तो 10 का गैप है, तो ये I हो गया, I इज़ 10, ठीक। अब लास्ट रह गया n/2। अब देखिए n/2 तो हमने ऊपर भी लिख दिया ना, n इज 72 और 2, तो हमारे पास n/2 तो हमें पता है। अब आखिरी चीज़ रह गई C। ये C सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। C इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग वैल्यू, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो प्रीसीडिंग वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू है, इसको C कहते हैं। दोबारा बता रही हूँ, C जो है वो क्यूमुलेटिव, जो मीडियन क्लास की जो CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर वाली वैल्यू को C कहते हैं, ठीक है। तो ये C है। अब आ गई सारी वैल्यूज़, ये चीज़ें जो हैं वो आपके पास आ गई। CF जो है वो प्रीसीडिंग वैल्यू जो है मीडियन क्लास की। हर चीज़ में मीडियन क्लास ज़रूरी है, ठीक है। मैंने मीडियन क्लास लिखा नहीं है इसमें, लेकिन मीडियन क्लास सब में है, हर चीज़ में मीडियन क्लास ज़रूरी है। तो ये मीडियन क्लास की आपके पास जो है वो चीज़ें आ गई। तो अब हम फार्मूले में चीज़ें डालेंगे, सारी वैल्यूज़ डालेंगे फार्मूले में और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब कैलकुलेटर का काम होगा आपके, और वैल्यू गलत मत डालिएगा। मीडियन इक्वल्स टू L। L हमारे पास है 21 प्लस I कितना है, हमने गैप निकाला था 10 का, F कितना था 25, n/2 72,
डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी क्या है 20। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, हाथ से एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, शराफत से कैलकुलेटर इस्तेमाल करें और डायरेक्ट जो है वो वैल्यू को डिवाइड करें। हमेशा आधे लोग जो हैं एलसीएम निकालने में गलतियां करते हैं, तो डायरेक्ट 72 को डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, जो आंसर आया उसको माइनस कर दीजिएगा 20 से, तो ये पहला वाला ब्रैकेट आपका खुल जाएगा। ठीक है, पहला 21 एज इट इज़ लिखेंगे, 10/25 एज इट इज़ लिखेंगे और पहले अंदर वाला ब्रैकेट खोलेंगे, तो 36 माइनस 20 हमारे पास आ गया 16। ठीक है, 16 हो गया। अब आपके पास देखें कि ये मैंने बड़ा ब्रैकेट इसीलिए बनाया था कि जब तक इसको पूरे को सॉल्व ना कर लेना आप, तब तक इसको प्लस नहीं करना 21 में, ये याद रखिएगा, वन आंसर गलत आएगा। अब क्योंकि 3 वैल्यूज़ आ गई, इसमें बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, इन दोनों को प्लस करके इससे डिवाइड करें तो भी आंसर सेम आएगा, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर सेम आएगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, दोनों सूत्रों में आंसर सेम आएगा, इसलिए इसमें मसला नहीं होगा। मैंने कहा 10 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 16, आंसर आया 6.4। ठीक है, अब मैं दूसरा करती हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 25, आंसर आया वही 6.4। ठीक है, दोनों सूत्रों में आंसर 6.4 आ रहा है, तो इसलिए आप इशू मत समझिएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, 21 लिखकर इसको, इस पूरे ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया। अब 21 प्लस 6.4, अब इस दोनों को प्लस कर लें तो ये हो गया 26 प्लस 1 27.4 मार्क्स। ये आपका आंसर मीडियन का आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर सिंपल आ गया। सही, तो दोबारा बता देती हूँ, पहले स्टेप में n डिवाइडेड बाई 2 किया आपने, 72n था, 2 से डिवाइड किया 36 आया। आपने इसमें ढूंढा कि CF में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि दो कौन सी वैल्यू के दरमियान 36 आ रहा है, इन दो वैल्यू के दरमियान जो 36 आ रहा है उसकी बड़ी वाली जो वैल्यू है उसकी को पूरा मार्क कर लेंगे, ये आपकी मीडियन क्लास या मीडियन ग्रुप कहलाएगा। सारी वैल्यूज़ इसी के अंदर से आएंगी। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ यहाँ भी होंगी, एक्सट्रीम वैल्यूज़ यहाँ भी होंगी, यानी फेलियर भी निकल जाएंगे और हाईएस्ट मार्क्स जिनको मिले हैं वो भी इसमें निकल जाएंगे। जो एवरेज मार्क्स वाले हैं वो आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। अब सेकेंड फार्मूला इस्तेमाल किया, L प्लस I/F n डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। L मीन्स लोअर लिमिट 21, I मीन्स दोनों के दरमियान गैप जो 10 का है, फ्रीक्वेंसी इसकी ही सामने वाली 25, C क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की प्रीसीडिंग वैल्यू जो है, वो प्रीसीडिंग का मतलब है ऊपर वाली वैल्यू, तो 20 है ऊपर वाली वैल्यू, और 7n तो हमें पहले से पता था 72, हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है, 2 हमने लिख दिया, हमारे पास ऊपर 36 आंसर भी है। मैंने एक स्टेप को जो है स्किप किया है, कौन सा, 72 डिवाइडेड बाई 2 इज 36, माइनस 20 को मैंने डायरेक्ट करके 16 कर दिया। ठीक, पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व किया, उसका जब आंसर आ गया इसके बाद आखिर में L से प्लस किया, L मीन्स लोअर लिमिट 21 से प्लस किया, तो आपका आंसर आ गया 27.4 मार्क्स जो हैं वो मीडियन है इस क्लास के, इस ग्रुप के। ठीक है, तो 72 स्टूडेंट्स के जो मीडियन मार्क्स हैं वो 27.4 आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो मीडियन कंप्लीट हो गया। टाइम है, मैं आपको जो है इसका एक सवाल लिखवा देती हूँ मीडियन का, ताकि जो है वो आप इसको सॉल्व करके देख लें। बल्कि ऐसा कर लें, मैंने आपको मीन का जो सवाल दिया है अभी पिछले क्लास में, उस पिछली क्लास से जो मीन का आपने सवाल निकाला था उसी मीन के सवाल को इस्तेमाल करके मीडियन निकाल लें। इससे आपको पता भी चल जाएगा मीन और मीडियन कितने आपस में कितना डिफरेंस आ रहा है उसका। तो वही सेम सवाल जो है वो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो मीडियन ख़त्म हुआ। तीसरी जो कैलकुलेशन हमारी है वो है मोड की कैलकुलेशन। हम जो है मोड शुरू कर रहे हैं। मोड किसको कहते हैं, मोड अनग्रुप डेटा बहुत ईजी है, हम वो पहले मोड का अनग्रुप डेटा कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मोड का ग्रुप डेटा इंशाल्लाह करेंगे।
ओके जी, मोड आ जाते हैं हम लोग। मोड का हम लोग ले रहे हैं पहले अनग्रुप डेटा, ठीक है। मोड के अनग्रुप डेटा का कोई फार्मूला नहीं है, इसकी डेफिनेशन में इसका फार्मूला है। डेफिनेशन क्या है इसकी? इसकी डेफिनेशन या ये कहता क्या है? मोड कहता है कि मोड इज़ द वैल्यू विच अकर्स द मोस्ट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, सिंपल सी बात। यानी कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो वो मोड है। ये जो सबसे बड़ी वैल्यू, ये जो एक ही क्लास में जिनकी एज एक जैसी एक साथ हो, यानी 4-5 लोगों की एक साथ एक ही जैसी एज है, तो वो मोड हो जाएगा। तो यही हुआ ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब आप देखते हैं कि जो वैल्यूज़ मैं लिखती हूँ उसके अंदर कौन सा मोड है, ठीक। अब हमारे पास जो वैल्यू हैं, ठीक है, ये जो है डेटा है। अच्छा, इसके अंदर कोई अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपको, आप डायरेक्ट उसको देख सकते हैं इजीली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ हैं। अब इसके अंदर आप देखिए सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सी हो रही है, सामने नज़र आ रहा होगा। 10 वैल्यू जो है वो 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम्स रिपीट हो रही है। जो 12 वैल्यू है वो 1 टाइम और 2 टाइम रिपीट हो रही है। तो ज़्यादा रिपीट कौन सी हो रही है? 10 हो रही है। तो मोड क्या हो गया? 10। सिंपल आंसर, मोड इज 10, ठीक है। चलिए, एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल, इसके अंदर आप समझें, ये 12 की वैल्यू एक और ऐड कर लेते हैं, ठीक। और हम लोग 7 भी वैल्यू ऐड कर लेते हैं। हमने अब इसको जो है 11 वैल्यूज़ आ गई। अब आप देखें गौर से कि इसके अंदर 12 1 2 3 टाइम्स, 10 1 2 3 टाइम्स, 12 भी 3 टाइम्स है, 10 भी 3 टाइम्स है। अब आंसर क्या होगा इसका? मोड क्या होगा? 10 होगा या 12 होगा? ज़्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर ये होता है, दोनों को एवरेज निकाल लें, पता चल जाएगा, या 12 नंबर बड़ा है इसलिए उसका होना चाहिए, या जिसका दिल चाहे 10 का। लेकिन तीनों आंसर गलत है, ना 12 है, ना 10 है, और ना ही उस दोनों का एवरेज है। इस डेटा का कोई एक मोड नहीं है। इसको कहते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एक ही जितने टाइम रिपीट हो रही हो, एक ही बार, फॉर एग्जांपल 10 और 12 दोनों 3 टाइम्स या 2 टाइम्स रिपीट हो रही हो एक ही जैसे टाइम्स, तो ये वाला जो है इसको कहते हैं मल्टी मॉडल। तो जो मल्टी मॉडल होता है उसका कोई मोड, एक मोड नहीं है, इसलिए हम उसको कहते हैं नो मोड। तो कोई मोड नहीं है इसका। मोड जो है हम कहते हैं नो मोड, ठीक। क्यों? क्योंकि मल्टी मॉडल है, एक से ज़्यादा मॉड्स हैं और कोई फ़ायदा ही नहीं है कि जब मैं आपसे पूछूं कि बताएं इस क्लास के एवरेज मार्क्स कितने आए, तो आप कहेंगे 10 भी आए, 12 भी आए, 17 भी आए। तो इसका कोई जवाब ही नहीं बनता कि एक ही क्लास के 3 एवरेज मार्क्स नहीं आ सकते। इसीलिए हम इसको कहते हैं ये मल्टी मॉडल है। दैट इज़ वाई देयर इज़ नो वन मोड। वन मोड नहीं है, इसीलिए नो मोड है, ठीक है। बात क्लियर? अच्छा, जिसमें डेटा में कोई वैल्यू रिपीट ही ना हो रही हो, सारी वैल्यू सिर्फ एक दफ़ा हो, ये सेकंड तरह का डेटा था। पहला मैंने किया था फर्स्ट तरह का डेटा। थर्ड डेटा मैं लिख देती हूँ 7 12 10 14 6 8। इसके अंदर भी कोई मोड नहीं है क्योंकि कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें वैल्यू ही नहीं है, इसमें एक्चुअली कोई मोड ही नहीं है, ठीक है। तो जो वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही तो उसका भी आंसर आएगा नो मोड। नो मोड, देयर इज़ नो मोड, तो मोड नहीं है। तो सिंपल है। यहाँ पर इसके 2-3 सिनेरियोज मैंने बताया। पहला सिनेरियो ये होगा कि जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होगी वो वैल्यू उठाएंगे, आप कहेंगे मोड है। दूसरा सिनेरियो, वही एक वैल्यू 2 दफ़ा रिपीट हुई और दूसरी वैल्यू भी 2 दफ़ा रिपीट हुई, तो वो मल्टी मॉडल कहलाता है, एक मोड नहीं है। एक से ज़्यादा मोड है तो भी हम उसको कहते हैं नो मोड। और अगर कोई वैल्यू, तीसरा सिनेरियो जिसमें कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही है, तो उसके अंदर मोड है ही नहीं, नो मोड। इसीलिए मोड जो है एक्चुअली हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता ही नहीं है। मोड के अंदर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमें मोड जब भी इस्तेमाल करना होता है हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, और सोशल साइंस में और भी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। इसी वजह से हम ज़्यादातर जो है वो या तो मीन यूज़ करते हैं या मीडियन यूज़ करते हैं, मोड इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसकी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है मोड की।
मीन की भी लिमिटेशन मैंने आपको बता दी थी, एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से हम नहीं इस्तेमाल करते, सोशल साइंस वालों की बात कर रही हूँ मैं। और अगर एक जैसी वैल्यूज़ हो, होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक हो, एक ही जैसे लोग हों, एक ही तरह के लोग हों, तो आप वहाँ पर मीन इस्तेमाल करना आपके लिए आसान है। एक ही इनकम जैसे लोग हों, जैसे मिडिल क्लास है, लेकिन जैसे अगर उसमें कुछ लोग अपर क्लास के या कुछ लोग लोअर क्लास के आ जाएं तो इनकम बिल्कुल चेंज हो जाएगी, एक्सट्रीम हो जाएगी। उस वक्त आपको मीन इस्तेमाल नहीं करना होगा, मीडियन करना होगा। इसी तरह अगर एक ही क्लास में फेलियर भी हैं और हाईएस्ट मार्क्स लेने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, वहाँ पर भी आपका मोड जो है, मीन जो है वो सही नहीं होगा, हम मीडियन इस्तेमाल करते हैं। तो अगेन सोशल साइंस में हम ज़्यादातर मोड नहीं इस्तेमाल करते, मीन कम इस्तेमाल करते हैं, मीडियन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी मीन और मीडियन दो ज़्यादा यूज़ होता है, मोड बिल्कुल भी यूज़ इतना नहीं होता। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है मैं आपको मोड की जो ग्रुप डेटा है उसको मैं आपको सिखाऊंगी कि ग्रुप डेटा कौन सा है। ओके, थैंक यू।